इकोनॉमी को ठीक करने के लिए शुरुआत में एक ही कदम उठाना है जिससे लोग नाचेंगे सड़कों में, इनकम टैक्स अबॉलिश करो। मैं तो फंडामेंटली आपकी इस राय का बिल्कुल पहले से समर्थक हूँ सर। अगर आप इनकम टैक्स अबॉलिश कर देते हैं या अबॉलिश ना करें, नॉमिनल भी कर दें। नॉमिनल में वो इनकम टैक्स की ब्यूरोक्रेसी, हाँ वो खत्म कर दो, वो तंग है। हाँ वो मुक्त कर दो, नहीं फाइल करना है। आपने जरूर बात की होगी जो डिसीजन मेकर से। बहुत लोगों से बात की। क्या कहना है इनका? क्या कहेंगे, मुझे मेरे से तो तर्क का संघर्ष नहीं कर सकते। दिक्कत है। रीजन क्या है कि जब भारत सरकार सऊदी से कहेगी कि आप बताइए आपकी कौन सी कंपनी ने यहाँ पैसा भेजा था, तो सऊदी उसको बता देगा। तो इसके लिए कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास कमाई का कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने टैक्स हेवन बना दिया। मतलब टैक्स चोरी करने वालों के लिए स्वर्ग है। जैसे यहाँ पर मॉरिशस हो जाता है, यहाँ पर आपका इधर कैमन आइलैंड हो जाते हैं, सभी इधर में, यहाँ स्विट्जरलैंड हो जाता है। ये देश कहते हैं कि हम केवल उसी व्यक्ति को बताएंगे कि तुमने कहां पैसा भेजा है, दूसरा चाहे प्रधानमंत्री भी आ जाए तो नहीं बताएंगे। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सैलरी तो वहीं रहती है लेकिन टैक्स और खर्च हर साल बढ़ जाते हैं। जीएसटी आया था एक देश एक टैक्स के नाम पर, मगर आज हर आदमी पूछ रहा है ये टैक्स है या जी का जंजाल। अब आयकर यानी इनकम टैक्स से लेकर के जीएसटी तक हम लोग टैक्स पे करते जा रहे हैं और कर्ज में डूबते जा रहे हैं। ये मैं उन लोगों का दर्द बयान कर रहा हूं आपसे जो एक छोटे व्यापारी हैं, मीडियम व्यापारी हैं, जिनसे असलियत में अर्थव्यवस्था पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, जिसे बिगेस्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिनकी कोई गिनती नहीं की जाती, लेकिन दरअसल बहुत बड़ा कलेक्शन इनकी तरफ से आता है, क्योंकि हर गली में आपको सैकड़ों छोटे और मीडियम लेवल के व्यापारी आपको मिल जाएंगे। तो आज मैं एक जबरदस्त विश्लेषण लेकर के आया हूं आपके लिए भारत के टैक्स सिस्टम पर, और इसके अलावा दुबई का जो टैक्स सिस्टम है, सऊदी अरब का जो टैक्स सिस्टम है, जापान का जो टैक्स सिस्टम है, और साथ में आचार्य चाणक्य ने जो अपने टाइम पर जो आर्थिक मॉडल दिया था टैक्स सिस्टम का, उस पर भी हम बात करेंगे। और वो इस टाइम पर अगर फॉलो किया जाए तो कितना खरा उतरता है, इस बारे में हम बात करेंगे। किस तरीके से आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है, या किस तरीके से आप लोगों को टैक्स के जाल में फांस करके कर्ज के बोझ के नीचे दबाया जा रहा है, सारी बातें इस वीडियो में आज मैं करूंगा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और अगर वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि मैं गलत हूं या सही। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी, जिसका नाम था एक टैक्स, एक देश एक टैक्स। लेकिन ये क्या है? क्या ये टैक्स है कि ये जाल है? क्या है ये? जीएसटी को बताया गया था सिंपल टैक्स, ट्रांसपेरेंट टैक्स, इजी टैक्स। लेकिन ग्राउंड लेवल पर छोटे जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वो क्या कहते हैं, भाई ये टैक्स नहीं, पूरा टेंशन सिस्टम है। हर छोटी चीज पर जीएसटी, अलग अलग स्लैब, रूल्स के रूल्स, आए दिन नए नए रूल्स, नए नए नोटिफिकेशंस। और सबसे बड़ी जो खुजली है वो ये है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी जो मिलना चाहिए था समय पर, वो मिलता नहीं है। रिफंड इतना लेट कि छोटे व्यापारियों का पूरा कैश फ्लो ही खत्म। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है? जब छोटे व्यापारियों का कैश फ्लो खत्म हो जाता है और उनको पेमेंट करने के लिए जीएसटीआर 3B की तलवार लटका रखी है कि आप आईटीसी का क्लेम आपको मिले ना मिले, लेकिन बिक्री जो आपने की है उस पे आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो उस पे आपको 20 तारीख को जो जीएसटी फाइल होता है 3B, उस पे आपको चाहे बैंक से कर्ज लेके आप पे करें, नहीं करेंगे आपके ऊपर नोटिस जारी होगी, उसके बाद अर्थदंड और दुनिया भर के ब्याज पेनल्टी लगाकर आपको निचोड़ के रख देंगे। आपकी संपत्तियों की कुर्की की नोटिस आएगी, आपकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। और इसमें गलती किसकी है? सिर्फ इतनी कि टाइम पे इनवॉइस अपलोड नहीं हो पाए, लिहाजा इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको 2 महीने बाद मिलेगा, जब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। पहले 2A आया, फिर 2B आया, ठीक है। तो इन सब मामलों में उलझा दिया गया है व्यापारियों को, पूरा कैश फ्लो खत्म। अब वो बेचारे जो है जमा कर रहे हैं टैक्स अपनी जेब से, उम्मीद पे कि कभी ना कभी रिफंड आएगा। अब जब रिफंड आ गया तो जब बैंक का लोन चुकता करने की नौबत आई, तब तक का ब्याज भरो। अगर रिफंड लटक गया किसी वजह से, आईटीसी डिसअलाउ हो गई, तो फिर आप बैंक के कर्जदार बने रह गए। बैंक की तरफ से भी नोटिस लीजिए, सरकार की तरफ से भी नोटिस लीजिए, वकीलों के चक्कर काटिए, आपकी जिंदगी इसी में खत्म। मैंने आपको बताया जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर, यानी आपकी जेब में पैसे हो या ना हो, आप रोजमर्रा की हर चीज खरीदते समय टैक्स भरे ही रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दूध की थैली लेने जाते हैं या आप चिप्स के कुछ पैकेट लेने जाते हैं, तो टैक्स इंक्लूडेड एमआरपी आप चुका करके आते हैं, 25-30 रुपए या 5 रुपए 10 रुपए जो भी आप खरीदते हैं। अब आप लोग जो एक दूध की थैली लेने वाला गरीब आदमी जा रहा है, वो क्या जीएसटीएन होल्डर है जो आईटीसी क्लेम कर लेगा? वो टैक्स के रूप में चुका रहा है। ये जीएसटी अमीर और गरीब सब पर एक जैसा पड़ता है, यानी जितना गरीब होगा प्रोपोर्शनली ज्यादा दर्द उसी को है, ठीक है। क्योंकि जो जीएसटीएन होल्डर वो तो कभी ना कभी आईटीसी अवेल कर लेंगे,
ठीक है, वकीलों के माध्यम से लड़ झगड़ के किसी भी तरीके से, नहीं तो फिर कर्ज में डूबेंगे, बैंक करप्ट होंगे, यही चल रहा है। तो और जो गरीब होगा वो और ज्यादा दर्द में चला जाएगा। इससे क्या होगा कि कंज्यूमर का जो ऊपर बर्डन पड़ रहा है ये, इससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखिए, जीएसटी में बार बार बदलाव, नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन, और इतना कंप्लायंस, ये रिटर्न वो रिटर्न, और ये आईटीसी क्लेम वो डिसअलाउ हो गई, ये हो गया वो हो गया, बार बार मीटिंग बैठ रही है। जीएसटी से लागू होने से लेकर आज तक जीएसटी को एक मूर्त रूप देने में असमर्थ रहे। मतलब लागू तो कर दिया लेकिन पता ही नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो उसको मूर्त रूप देने में असफल रहे। आज तक मीटिंगें हो रही हैं, आज तक नए नए रूल्स चेंज हो रहे हैं जीएसटी के नाम पर, ठीक है, और नए नए कंप्लायंसेस आपके ऊपर थोपे जा रहे हैं। तो छोटा दुकानदार कहे भाई व्यापार कम है, कागजी काम ज्यादा है, अपनी दुकान छोड़ करके उसको रसीदों में उलझा रखा है, बस बिल देखते रहो, रसीदें देखते रहो, कागजी काम करते रहो। चलिए, एक तो हो गया जीएसटी की बात। अब आते हैं हम डायरेक्ट टैक्स की तरफ। इनकम टैक्स, आयकर बहुत आसान है, लोग हर कोई जानता है। तो ये क्या है? कमाई आपकी, हिसाब सरकार करेगी। ये कहाँ का रूल है, ये किस तरीके से आपको रगड़ रहा है, ये भी अब आप। भारत में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स कुल मिलाकर काफी तेजी से बढ़े, ठीक है, लेकिन टैक्स नेट वही लोग हैं जिनकी सैलरी पर टीडीएस कटता है। अब बात समझ में आई आपको? ज्यादातर लोग जो आईटीआर फाइल करते हैं और टैक्स भरते हैं वो कौन लोग? वो वही लोग हैं जिन पर टीसीएस से टीडीएस कटता है, या फिर उस स्लैब के अंदर किसी न किसी दायरे में घुस जाते हैं, वही लोग भरते हैं टैक्स नेट लोग। यानी जो ईमानदार टैक्स पेयर है वही निचोड़ा जा रहा है। बाकी आधे से ज्यादा अर्थव्यवस्था आज भी टैक्स के जाल से बाहर है। उसकी वजह क्या है? ये जो टैक्स सिस्टम है दोहरा, जिसमें जंजाल फांस रखा है, इसकी वजह से जनता चोर बन रही है टैक्स की। वो मजबूर है, नहीं तो उसके घर में दाल भी नहीं पकेगी, उसको मजबूरी है टैक्स चोरी करने की। आम व्यापारी मोबाइल पर जो है वो 18% का जीएसटी पे कर रहा है, ठीक है, आईटीसी मिले ना मिले 18% तो उसको बैंक से कर्जा लेके भरना है, नहीं तो आपके अधिकारी उसकी ढेरी खोद डालेंगे, आपकी संपत्ति कुर्क कर लेंगे। ये चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उन्हीं को नहीं छोड़ा जा रहा है। सरकार कहती है टैक्स दो, देश चलेगा, लेकिन जनता पूछ रही है हम टैक्स तो देते हैं लेकिन टैक्स जा कहां रहा है? सड़कें टूटी हैं, अस्पताल कम है, सुविधाएं कम है, स्कूल कमजोर हैं, शिक्षा पर भी टैक्स, या हद हो गई। जितने विकसित देश हैं, आप अरेबिया देख लीजिए, दुबई देख लीजिए, ठीक है, इन सबको अगर आप देखें तो इनमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो संविधान ने मूलभूत जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, और न्याय का अधिकार है, इन सब हर चीज पे इन्होंने टैक्स का बर्डन डाल दिया है। अगर शिक्षा ही नहीं होगी दोस्तों तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? अब आप इससे खुद अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। जनता पूछ रही है हम टैक्स देते हैं, जाता कहां है? सब चीजें तो कमजोर है, सारी मूलभूत सुविधाएं कमजोर हैं। आप रास्ते में निकल जाइए, आपको सारे नजारे मिल जाएंगे, सड़कें टूटी हैं, सब शिक्षा का सब अस्त व्यस्त पड़ा है मामला। फिर टैक्स का फायदा कहां पे? इनकम टैक्स भी आम आदमी पर सीधा बोझ बनता जा रहा है। और सुब्रमण्यम स्वामी उन्होंने रिकमेंड किया था कि इनकम टैक्स को खत्म कर देना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे लोग जो है चोर बन रहे हैं। और ये आचार्य चाणक्य ने जो कौटिल्य साम्राज्य में जब सजेशन दिया है टैक्स के लिए, कलेक्शन के लिए, राजस्व को बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने भी ये राय दी थी कि जनता पर ऐसे टैक्स का बोझ न डाला जाए जिससे जनता मजबूर होकर के टैक्स की चोरी करना शुरू कर दे, क्योंकि एक बार उसकी आदत पड़ जाएगी तो उसके बाद फिर वो यही करती रहेगी। और आज वही किया जा रहा है। अगर आप न्यू रिजाइम ओल्ड रिजाइम का जो झमेला चल रहा है, अगर आप इसको डीपली एनालिसिस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा क्या लोचा है। इनकम टैक्स आम आदमी पर सीधा बोझ बनता जा रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है, स्लैब नहीं बदलते, और सरकारी सेवाएं महंगी होती जाती है। और अगर हम बात करें दूसरे विकसित देशों की, जैसे दुबई, सऊदी अरेबिया या जापान, ये अमीर कैसे बने? इसमें फेरिस्त, सरे फेरिस्त मलेशिया वगैरह, सिंगापुर वगैरह भी है, लेकिन मैं आपको अभी इन्हीं 3 के बारे में बताऊंगा, जिसमें 2 में टैक्सेशन रेट बहुत कम है, लेकिन जापान में हाई रेट है। लेकिन उसके बाद भी वहां पे जापान इतना आगे क्यों है? दुबई की अगर हम बात करें, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई में व्यक्तिगत आयकर 0 है, यानी कमाई पर कोई टैक्स नहीं है वहां पर। यानी आप खूब कमाइए, उनका पैसा आता है तेल से, व्यापार से आता है। व्यापार से का मतलब जैसे आप जीएसटी से वसूल रहे हो, ठीक है, इस टाइप से आप वो लोग टैक्स वसूल रहे हैं। दुबई में वैट लगा है, वैट से वो पैसा वसूल रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत जो टैक्स है वो 0 है। रियल एस्टेट से पैसा कमा रहे हैं, विदेशी निवेश से पैसा कमा रहे हैं, वैट 5% लगा हुआ है, यानी कम टैक्स, ज्यादा सुविधाएं, आसान सिस्टम। फोकस उनका सुविधाओं पर, शिक्षा पर, इन सब चीजों पर है, हॉस्पिटैलिटी पर, ठीक है। टूरिज्म से कमा रहे हैं। आप टूरिज्म पे क्या काम कर रहे हो? आप क्यों आकर्षित नहीं कर पा रहे हो? दुबई एक जो रेगिस्तान था, जहां पर रेत के सिवा कुछ नहीं था, आज वो इतना बड़ा शहंशाह क्यों बना बैठा है भाई? ठीक है, उसने बुर्ज खलीफा खड़ा कर दिया और वहां पे आज
लाखों के हिसाब से लोग जा रहे हैं और वो टूरिज्म से पूरी अर्थव्यवस्था कंट्रोल कर रहे हैं। तेल को आप एक किनारे भी कर देगा, ये हम क्यों नहीं कर पा रहे? जो कि हम आम जनता को उलझाए हुए हैं इन सब दुनिया भर के टैक्स के जंजाल में। तो जनता कंट्रीब्यूट कर रही है, थोड़ी बहुत कर रही है। मैंने आपसे बताया जो टैक्स नेट लोग हैं जिनका टीडीएस कटता है, ठीक है, बाकी सब बाहर है। दूसरा बात आती है सऊदी अरब। यहाँ भी कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है, यहाँ वैट है, मगर सिर्फ कंज्यूमर लेवल पर, हर लेवल पर नहीं है। जैसे यहाँ पर हर लेवल पर आपको काटा जा रहा है। कंपनी से माल चलता है तो उसके बाद कॉस्ट है उसकी ऊपर करने के लिए दुनिया भर के टैक्स, उसके बाद जीएसटी, या फिर उसके बाद जीएसटी के फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर उसके बाद एजेंसी, और फिर धीरे से रिटेल में, फिर रिटेल से कंज्यूमर। ये हर राउंड पे, हर लेवल पे आपसे 5% से लगा के 28% तक, अब तो खैर कम कर दिया थोड़ा, लेकिन उसके पीछे भी एक बड़ा खेल है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आपको इसमें उलझा रखा है। तो वहां पर वैट है लेकिन सिर्फ कंज्यूमर लेवल पर है। सरकार जो है वो प्राकृतिक संसाधनों से पैसा कमाती है, जनता को भारी टैक्स से राहत मिलती है, इसीलिए वहां पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब का भी अगर आप इतिहास उठा करके देखें तो वो भी इतना विकसित था नहीं जितना हुआ है। अब आते हैं जापान की तरफ। यहाँ पे एकदम उल्टा मॉडल है। यहाँ पे टैक्स रेट बहुत हाई है भाई, उच्च टैक्स, हाई टैक्स है, लेकिन मजबूत और सामाजिक सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पब्लिक सर्विस, यानी टैक्स देते हैं लेकिन बदले में वैल्यू भी मिलती है। इंडिया में टैक्स बढ़ता है पर बदले में जनता को अधूरी सुविधाएं मिलती है। यही वजह है कि जापान 2050 में जी रहा है और हम लोग सिर्फ 2050, 2045, 46 और 2055 की बातें कर रहे हैं। 2055 तक ना हम लोग जिंदा रहेंगे ना बताने वाले जिंदा रहेंगे। अभी की बात की जानी चाहिए, अभी कितना बोझ है किसके ऊपर और आम जनता किस तरीके से पिस रही है। मेन चीज जो लीड कर रहे हैं इस देश को, वो कॉर्पोरेट लोग आपको सिर्फ दिखाई देते चंद, बाकी हर गली में जो जीएसटी होल्डर है करोड़ों के हिसाब से, वो आपको कर्ज ले लेके टैक्स पे कर रहा है। उनके बारे में क्या? तो अधूरी सुविधा है, टैक्स बढ़ रहा है, अधूरी सुविधा है। अब आते हैं चाणक्य, यानी जो टैक्स का मॉडल उन्होंने सजेस्ट किया था, ठीक है। 2300 साल पीछे चलते हैं, आचार्य चाणक्य के पास चलते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र में कुछ सख्त और साफ सिद्धांत बताए। सबसे पहला, टैक्स उतना ही लो जितना मधुमक्खी फूल से रस लेती है, यानी शहद के लिए मधु लेती है, यानी जनता की कमाई खत्म मत करो। और आज क्या है, हर दुकानदार आपको लूडो खेलता हुआ मिलेगा, खरीद खत्म सी हो गई है। इसका फायदा किसको मिल रहा है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि आम लोग जो पुराने ट्रेडिशनल व्यापारी थे, उनको डिजिटलाइज करने का इतना प्रेशर और टेक्नोलॉजी पे रहने का इतना प्रेशर हो गया कि वो उसको सर्वाइव नहीं कर पा रहे। इसको कैश करा रही हैं ऑनलाइन कंपनियां। जनता की कमाई खत्म होती जा रही है, ऑलमोस्ट हो ही गई है, ठीक है। आप पिछले टर्नओवर्स उठा के देख लीजिए और आज के टर्नओवर उठा के देख लीजिए, ऑडिट्स ऑलमोस्ट हो गए हैं लोगों के, आप विश्लेषण उठा के देख लीजिए। तो जनता की कमाई खत्म मत करो, ये आचार्य चाणक्य का पहला फॉर्मूला था। दूसरा, टैक्स प्रेडिक्टेबल हो, बार बार नियम मत बदलो। जैसे आज की तरह नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन, ये सब उन्होंने कभी नहीं सुझाया। प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। बार बार नियम में हेर फेर जनता को कंफ्यूज करता है, उसके बाद समझ में नहीं आती और जनता के अंदर अविश्वास जाग जाता है। टैक्स न्याय संगत होना चाहिए, जो जितना कमा रहा है उस हिसाब से दे, ठीक है। राज्य की समृद्धि, चौथा, राज्य की समृद्धि तभी होगी जब व्यापारी और आम जनता खुश होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, राज्य की वृद्धि या देश की वृद्धि तभी होगी जब व्यापारी और आम जनता खुश होगी। इसमें देखिए व्यापारियों को साथ में लिया गया है। आज हम आचार्य चाणक्य का फॉर्मूला मॉडल अपनाएं तो टैक्स आसान होगा, ईमानदार पर बोझ कम होगा, धोखाधड़ी पर थोड़ी सख्ती ज्यादा होगी और व्यापार को खुलकर करने की स्वतंत्रता होगी। जो दुनिया भर से लपेट रखा है उससे आसानी मिलेगी। अब इससे होगा क्या? अर्थव्यवस्था अपने आप आगे बढ़ने लगेगी, सिर्फ टीवी पे विज्ञापनों में नहीं, असलियत पर। यहाँ पर मैं कुछ 6 सुझाव देना चाहता हूँ सरकार के लिए, ठीक है। ये मेरी अपनी राय है, आप लोग भी कमेंट में बताएं कि हो सकता है मैं भी गलत हूँ, क्योंकि बहुत से काबिल लोग पड़े हुए हैं। ये मेरी अपनी राय है, तो उसमें 6 सुझाव मैं दे रहा हूँ। सबसे पहला, जीएसटी को सरल बनाओ। सबसे पहले स्लैब कम से कम हो, बार बार बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको सरल बनाइए। दूसरा, छोटे व्यापारियों को ब्रीदिंग स्पेस दीजिए। रिटर्न, लेट फीस, आईटीसी मिसमैचिंग, इन सब को आसान कीजिए। रिटर्न आसान होने चाहिए फाइलिंग के, लेट फीस में छूट होनी चाहिए, आसानी होनी चाहिए। आईटीसी मैचिंग जो एक सबसे बड़ा सवाल है, उसको आसान करना चाहिए। आईटीसी रिफंड तेज करिए, छोटे व्यापारियों के पास पूंजी नहीं होती। सरकार की आईटीसी रिफंड में जो देरी है, ये उन्हें कर्ज के जंजाल में ढकेल देती। अब आते हैं इनकम टैक्स के बारे में, जो मेरा सुझाव है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स को तो खत्म कर देना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात को रेकमेंड भी की, जो अर्थशास्त्र के एक अच्छे जानकार हैं, ठीक है। उनके हिसाब से इनकम टैक्स की कोई जरूरत नहीं है।
अब इसको समझते हैं। इससे सरकार को जीएसटी के तौर पर बहुत अधिक टैक्स हासिल होगा। भाई जनता की कमाई पर सीधे टैक्स क्यों? इस प्रकार की व्यवस्था ने भी आम जनता को टैक्स का चोर बना दिया है। कोई सीधे तौर पर 50 लाख या करोड़ों के घर, जमीन, गाड़ियां नहीं खरीदता, क्योंकि आयकर नोटिस आ जाएगा, घर पे कुर्की आ जाएगी और ब्लैक मनी ये वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीजें। इससे नुकसान तो देश का ही है ना। वो ब्लैक मनी जो पैसा है वो ब्लैक मनी को इधर से उधर किया जाता रहता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अगर आप पर आयकर का बोझ नहीं होता तो बड़े बड़े कमाई करने वाले खुद से कमाई को बैंकों में जमा करवाते, क्योंकि उनको ये डर नहीं होता कि नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स का। वो जमा कराते, जिससे बैंकिंग व्यवस्था और अधिक मजबूत हो जाता। जो आज बैंक जो है कंगाल होने की कगार पे खड़े, मर्ज हो रहे हैं आपस में, ये चीज खत्म हो जाती। दूसरा, अगर आयकर का बोझ नहीं होता, ठीक है, तब मान लीजिए कि 50 लाख रुपए या 1 करोड़ की गाड़ी कोई व्यक्ति कार खरीदता है, तो उसको ये डर नहीं है अगर कि कोई आयकर का छापा पड़ेगा तो वो कार बेधड़क खरीद लेगा। अब मान लीजिए कार पर जीएसटी लगा हुआ है खरीदने पर 28% फॉर सपोज, तो 1 करोड़ की बेधड़क खरीदी पर सरकार को सीधे सीधे 28% का जीएसटी मिलेगा ना, और खरीद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो कि आम आदमी जो पूंजीपति लोग हैं जिनके पास ब्लैक मनी है, जिसको डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो वो यूज करने लगेंगे क्योंकि उनके ऊपर इनकम टैक्स का दबाव नहीं रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा खरीदी होगी। जब खरीद ज्यादा होगी तो जाहिर है सरकार को 28% के हिसाब से, इनकम टैक्स तो 12%, 5% इस तरह की स्लैब चला रहे हो भाई। 28% की बात कर रहा हूं मैं, जीएसटी तो 28% आपको डायरेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हर व्यक्ति दिल खोलकर कमाएगा, दिल खोलकर खर्च करेगा। जब दिल खोलकर खरीद और बिक्री होगी तो आप खुद सोचिए सरकार को कितना टैक्स जीएसटी के तौर पर मिलेगा, और सरकार देश के विकास में भी दिल खोलकर खर्च कर सकती है, जिससे अल्टीमेटली देश का फायदा और विकास हो। मेरा 5वां सुझाव, जहां टैक्स ले रहे हो वहां सुविधा भी दो। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य ये या तो फ्री करो या तो फिर इनको सस्ता करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग शिक्षित और काबिल होंगे उतने ही ज्यादा वो लोग कमाएंगे, देश की प्रगति होगी। खरीद बिक्री से सरकार को जबरदस्त फायदा होगा जीएसटी के रूप में, ठीक है। टैक्स का पैसा क्रिस्टल क्लियर दिखाओ, जनता को पता चले कि उसने जो टैक्स दिया है उसका पैसा कहां खर्च हो रहा है। ये एक ट्रांसपेरेंट सरकार की जो है वो एक पारदर्शिता है होनी चाहिए। तो पैसा कहां खर्च हो रहा है, देश और जनता का विकास आम जनता और आम व्यापारियों की जेब पर दिखना चाहिए, होर्डिंग और टीवी के प्रचार पर। दोस्तों, टैक्स देना गलत नहीं है, पर टैक्स का बोझ और सिस्टम का जाल गलत है। जीएसटी और इनकम टैक्स अगर देश को आगे बढ़ाएं तो हम सब रेडी हैं, लेकिन अगर ये टैक्स जनता को कर्ज के अंदर ढकेल दें तो सवाल पूछना भी हमारा अधिकार है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें क्या जीएसटी और इनकम टैक्स ने आपकी जेब पर असर डाला है। और आप कमेंट में अपने आर्गुमेंट भी दे सकते हैं, मैं सही हूँ या गलत हूँ। बहुत से लोगों की राय में मैं सही हूँगा, बहुत से लोगों की राय में मैं गलत हूँगा, सबके अपने अपने नजरिए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बात करिए मुझसे। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और इसके साथ मैं आपका दोस्त एडवोकेट फरहान अख्तर एक बार से फिर हैव अ ग्रेट डे।